नमस्कार। जैसा कि आप सबने लगातार इस बात की मांग की कि मैं विभिन्न प्रकार की संरचनाओं पर एक वीडियो बनाऊं, तो मैंने आज ये वीडियो बनाया है और ये आप सबसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर कीजिए। हम जो भी बात करते हैं, जो वाक्य बनाते हैं, वो किसी न किसी प्रकार की संरचना में बद्ध होती है। हम अपने वाक्य को यथासंभव उसमें कुछ विशेष गुण डालते हैं, जिससे पता चलता है कि वो किस संरचना में है। जैसे कि पहला है विनम्रता सूचक संरचना। मनुष्य एक बहुत ही सामाजिक और शिष्ट प्राणी है और सभ्यता का प्रमाण है कि हम धीरे धीरे और ज़्यादा शिष्ट, विनम्र, नम्र होते चले गए हैं। तो ऐसे वाक्य जिससे हमारी विनम्रता का पता चले, जिससे हमारी संस्कृति, सभ्यता का पता चले, जिससे यह पता चले कि हम बहुत ज़्यादा आदर प्रदर्शित कर रहे हैं, सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे वाक्य विनम्रता सूचक संरचना कहलाते हैं। जैसे कोई हमारे घर आता है तो हम अपने बड़े घर को भी गरीब खाना कहते हैं, और हम जब दूसरे के घर जाते हैं तो उसके घर को दौलत खाना कहते हैं। हम किसी से भी जब बात करते हैं तो कहते हैं कृपया यह कार्य कर दीजिए, या यह कार्य करने का कष्ट करें। यह भी एक आदर है। जैसे कि बच्चे अपने माता पिता से कहते हैं कि आप आज्ञा दीजिए, मैं जाना चाहता हूँ, या मुझे अनुमति दीजिए। गुरुदेवों को कहते हैं कि गुरुदेव, आपके आशीष और स्नेह से ही मैं आज कुछ बन सका हूँ। हम पति पत्नी एक दूसरे से जब कहते हैं तो कहते हैं देवी, मैं आपके बिना अधूरा थकी। तो ये सारे जो वाक्य हैं ये विनम्रता सूचक संरचना को प्रदर्शित करते हैं। कोई हमारे घर आता तो हम कहते हैं विराजिए महोदय, या थोड़ा सरकने का कष्ट कीजिए, है ना, या पिताजी के मार्गदर्शन में यह कार्य कर पाया। तो ये जो सारी वाक्य संरचनाएं हैं जिससे यह प्रदर्शित हो कि हम आदर और सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो विनम्रता सूचक संरचना होता है। दूसरी जो संरचना होती है वह होती है विधि सूचक संरचना। विधि सूचक संरचना, विधि का मतलब ही है नियम। हमने बहुत सारे नियम बना रखे हैं कि हमें सुबह उठना चाहिए, हमें ब्रश करना चाहिए, हमें बड़ों को सम्मान देना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें माता पिता का सम्मान करना चाहिए, हमें पुस्तकें पढ़नी चाहिए। हमें इस तरह से जितने भी वाक्य जिसमें चाहिए क्रिया का प्रयोग होता है उसे विधि सूचक संरचना कहते हैं। विधि सूचक संरचना में ज़्यादातर तो ये वाक्य जो होते हैं वो मध्यम पुरुष में होते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए आदि। लेकिन ये अन्य पुरुष में भी हो सकते हैं, जैसे कि स्त्रियों को अच्छे से अध्ययन करना चाहिए, या हमें आदर करना चाहिए। तो ये मध्य पुरुष या अन्य पुरुष में होते हैं सामान्यतः, पर कई बार उत्तम पुरुष में भी होते हैं। जैसे हमें कठोर परिश्रम करना चाहिए, हमें अध्ययन करना चाहिए, हमें किसी अन्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। तो ऐसे सारे वाक्य जिसमें चाहिए क्रिया का प्रयोग होता है वो विधि सूचक संरचना कहलाती है। जैसे छात्रों को पढ़ना चाहिए, शिक्षकों को पढ़ाना चाहिए, नेताओं को अच्छे से शासन चलाना चाहिए, ये सारे वाक्य। ये जो है इसमें ये पता चलता है कि हमें किस तरह की हमारी इच्छाएं होनी चाहिए और किस तरह से भविष्य में क्या संभावना हो सकती है, ये सब इसमें आता है। और ये जो चाहिए क्रिया है, ये चाहे लिंग, वचन, पुरुष कोई भी हो, उसमें चाहिए क्रिया अपरिवर्तित रहती है। और ये इसमें जैसे कि हमें दया करना चाहिए, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, इस तरह की बहुत आदर्श सूचक जो बात है वो प्रयोग होते हैं। अब निषेध परक संरचना। निषेध परक संरचना मतलब ऐसी संरचना होती है जिसमें किसी कार्य के न करने, निषेधात्मकता नहीं होने या नकारात्मकता आदि का बोध होता है। जैसे कि हम कई बार कह देते हैं कि राम अनपढ़ है। यहाँ अनपढ़ शब्द का अर्थ है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, वह अशिक्षित है, मतलब वो शिक्षित नहीं है। यह चित्र असंगत है, मतलब ये संगत नहीं है। यह स्थान जनशून्य है, मिश्रा जी साधनहीन है, राम जो है वो बुद्धि रहित है, पुष्पा जो है वो ज्ञान विहीन है। इस तरह के जो वाक्य हैं
जिसमें नकारात्मकता निषेधात्मकता का बोध हो, जिसमें अच्छा कई बार हम सीधे सीधे कह देते कि वहाँ मत जाओ, यह जगह अच्छी नहीं है ना, ये तो है ही निषेध परक। लेकिन इसके अलावा भी कुछ वाक्य जैसे हम कहते हैं कि वो थोड़े ही यह काम करेगा, यहाँ पर भी हम न का प्रयोग नहीं कर रहे, लेकिन हमारा अर्थ है कि वह यह कार्य नहीं करेगा। या हम कई बार कहते हैं कर चुका वह कार्य, पढ़ चुका वह, लिख चुका वह, यहाँ पर भी हमने न का प्रयोग नहीं किया, लेकिन इसका अर्थ है कि वह नहीं करेगा। तो ऐसे सारे वाक्य जिसमें निषेधात्मकता का पता चलता है उसे निषेध परक संरचना कहते हैं। अगला है कालबोधक संरचना। आप सबको पता है काल का मतलब समय होता है, और ऐसे वाक्य की संरचना जिसमें काल अथवा समय का पता चलता है उसे कालबोधक संरचना कहा जाता है। जैसे कि मैं एक क्षण में लौट कर आता हूँ, या मुझे परीक्षा में आधे घंटे का विलंब हो गया, या श्याम और राम 2 दिन एक साथ रहे, या रात में ठंड बढ़ गई, या हमने मध्याह्न में भोजन किया, या वह कल आएगी। ये सारे वाक्यों में आप देखिए मैं समय बता रही हूँ, आज, कल, सोमवार, 2026, ये सब जो है ये कालबोधक संरचना कहलाता है। इसके बाद में कई बार हम कहते हैं घंटा, दिन, अपराह्न, मध्याह्न, पूर्वाह्न, ये सारी जो संरचनाएं हैं वो कालबोधक संरचना कहलाती है। अगला है स्थानबोधक संरचना। ऐसे वाक्य जिसे किसी स्थान का बोध हो उसे स्थानबोधक संरचना कहा जाता है। जैसे कि बाहर, भीतर, अंदर, ऊपर, नीचे, छत में, अटरिया में, चौराहे में, यहाँ, वहाँ, जहाँ, कहाँ, ये सब जो संरचना है वो स्थानबोधक संरचना कहलाती है। जैसे कि वह कहाँ चला गया, चश्मा यहीं तो रखा था, आंखें मूंदकर वो वहाँ पड़ी रही, अरे आप यहाँ क्यों खड़े हुए हैं, या बाहर जाते हुए मिनी ने कहा, या मिनी नीचे उतरी तो उसने निश्चय किया, जब बारिश हुई तब वो बाहर गया। ये सारी जो संरचनाएं हैं वो स्थानबोधक संरचना कहलाती है। अगला है दिशाबोधक संरचना। जब हम दिशा की बात करें कि रायपुर उत्तर में है, कश्मीर उत्तर में है, चेन्नई दक्षिण में है, या हम कहें कि घर में रसोई आग्नेय कोण में होनी चाहिए, या 10 दिशाओं से ध्वनियाँ आने लगी, या शहर के उत्तर में एक बावड़ी है, या उस ओर कुआं है, इस ओर चौराहा है, वहाँ, ये सारी जो जिसमें हम दिशा की ओर इंगित करें वो दिशाबोधक संरचना कहलाती है। शहर का रास्ता इस तरफ है, वह नदी की ओर जा रहा है, वह पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता। ये सारी चीज़ें जिसमें दिशा का बोध हो कि वो किस तरफ है, जैसे इस तरफ, उस तरफ, किस तरफ, जिस तरफ, इस ओर, उस ओर, किस ओर, ये सारी जो संरचनाएं हैं ये दिशाबोधक संरचना कहलाती है। कारण कार्य संबंध संरचना है अगला, जिसमें कि कोई कार्य क्यों हुआ, इस कार्य के पीछे क्या कारण है, वो कारण कार्य संबंध संरचना कहलाती है। जो कि ज़्यादातर हम चूंकि, जबकि, इसलिए, परंतु, किंतु आदि का प्रयोग करते हैं, वो कारण कार्य संरचना होती है। जैसे कि चिड़िया को गोली लगी, वो नीचे आ गिरी, जयचंद ने धोखा दिया इसलिए पृथ्वीराज हार गया, उसके पास सिफारिश नहीं की उसका चयन नहीं हो सका। जैसे कि चूँकि आपने रुपए नहीं दिए वह नहीं आया, वह लक्ष्य के प्रति सावधान था इसलिए सफल हुआ, क्योंकि तुम नाराज थे मैं चला गया, कोहरे का पर्दा हटा तो हरियाली स्पष्ट होने लगी, या वचन की रक्षा के लिए हरिश्चंद्र ने राज्य छोड़ा। तो ये सारे कार्य और उनके पीछे के कारण जिसमें अभिव्यक्त हों, जिसको हम मिश्र वाक्य भी कहते हैं, तो वो कारण कार्य संरचना कहलाता है। अब अनुक्रम संरचना जो है, अनुक्रम का मतलब है कि जो व्याकरण के नियम के अनुसार कोई भी वाक्य एक क्रम से लिखा होता है, व्यवस्था से लिखा होता है, जिसमें संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि का स्थान निर्धारित होता है, कर्ता, कर्म आदि निर्धारित होता है, उस क्रम से जिसे लिखा जाता है उसे अनुक्रम वाली संरचना कहा जाता है। जैसे कर्ता के बाद क्रिया आती है, ईश्वर है, जैसे कि निखिल सोता है, यहाँ पे निखिल कर्ता है और सोना क्रिया है। इसी तरह से
जब कर्ता फिर को और उसके बाद पूरक पद बंध हो या क्रिया पद बंध हो तो वो भी अनुक्रम संरचना है। जैसे मोहन को बुखार हुआ या मोहन को जुकाम रहा। इसी तरह से कई बार कर्ता और कर्म के साथ में क्रिया का पद बंध लगाया जाता है। जैसे मोहन पढ़ता है, ये तो कर्ता और क्रिया हो गया। इसके बीच में अगर कर्म भी आ जाए कि मोहन पुस्तक पढ़ता है या मोहन रोटी खाता है, तो ये अनुक्रम संरचना आ जाएगी। बच्चों, बहुत सारे अनुक्रम दिए हुए हैं, लेकिन आपको परीक्षा में केवल अनुक्रम संरचना ही लिखना है। यह पूरा उसका विच्छेद करके आपको लिखना नहीं है। जैसे कि कई बार निषेधवाची क्रिया भी आ जाते हैं, जैसे कि किंग कॉन्ग दारा सिंह से नहीं जीत पाएगा, है ना, या तुम रोटी मत खाना, ये भी अनुक्रम संरचना है। तो इस तरह से हमने 8 प्रकार की संरचनाएं पढ़ी हैं और आपकी परीक्षा में यही आएगा कि यह स्थान खाली है, इस वाक्य को पूरा करिए। तो आपको लिखना है जनशून्य है, या विधि सूचक संरचना में किस क्रिया का प्रयोग होता है, तो चाहिए क्रिया का प्रयोग होता है ना, या आपने रुपए नहीं दिए वह नहीं आया, इसमें खाली स्थान भरो, तो चूंकि आपने रुपए नहीं दिए वह नहीं आया। तो ये 8 प्रकार की संरचनाएं हैं, बहुत सरल है। आपको परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आएंगे कि संरचना क्या है, कितने प्रकार की संरचना है, तो आपको 8 संरचना देना है और 8 के उदाहरण देने हैं। या इस तरह का संक्षिप्त प्रश्न भी आ सकता है कि विधि सूचक संरचना क्या है, या चाहिए क्रिया का प्रयोग किसमें होता है, या निषेध परक संरचना के उदाहरण दीजिए, या कालबोधक संरचना के 5 उदाहरण दीजिए। तो आपको इस तरह से उदाहरण देकर समझाना है। धन्यवाद।